खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद साहब। हमें ज्वाइन किया जनाब मोहतरम मोहसिन बेग साहब, तारुफ के मोहताज नहीं है, मुमताज़ तजिए निगार हैं। मगर कुछ खबरें, सेनेट इलेक्शन कोई अपसेट की तवक्को थी, हुआ या नहीं हुआ, और ये इलेक्शन को कितना एतबार हासिल है अब वतन अजीज़ में, लोग क्या इसमें कितनी दिलचस्पी है। तो खैर इशराफिया का इलेक्शन हो जाता है, ऊपर खैंचा तानी, इसके हवाले से इल्ज़ामात भी लगते हैं, मुबैना तौर पर पैसा लगा नहीं लगा, ये ख़ुद जो है वो सियासतदानों में से ऐसी आवाज़ें आती है। इस पर बात करेंगे। बलूचिस्तान का खौफनाक वाक़या, 11 लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं, जो है हाई कोर्ट ने उसका नोटिस भी ले लिया है, और अब देखते हैं इसमें सिलसिला क्या होता है। सोलर सिस्टम पर हुकूमत एक बार फिर यू टर्न ले रही है, समझ नहीं आ रही। सर धड़ की बाजी लगा देंगे हम, IMF के नाजायज़ मुनाफों को जो है कोई हाथ नहीं लगा सकता, जिस तरह हमने कहा था 30 या 40 फैमिली। इसी तरह हम शुगर पे भी बात करेंगे, जो मुआहिदा किया फिर इजाज़त दे दी मुबैना तौर पर कि जी आप करें। ज़ाहिर है इजाज़त भी खुद ही देनी है, माल भी खुद ही कमाना है। मियाँ साहब आपसे पूछेंगे कि किस रूलिंग फैमिली की कितनी शुगर मिले हैं एंड वाई दे आर अनटचेबल, और बिजली में इनके कितने स्टेक्स हैं जो कि आवाम पिस रहे हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे यूरोप को बार बार चीन और रूस पर हमले के लिए क्यों किया जा रहा है, ये डाइंग किक्स है अमेरिका बहादुर की या क्या है। मगर मोहसिन बेग साहब, पहले मैं आपकी तरफ हाजिर होता हूँ। नजूँ, आज मुझे आपको देख के शरारत सूझ रही है। मुझे मनु भाई का एक मिसरा याद आ रहा है तवील नज़्म में कि लैंदे फिरन मुबारकबादां खाली डब्बे वोटां दे। तो अब वोटों पर कितना एतबार रह गया है, और क्या कोई इसकी अहमियत है, और क्या वोट जो है हुकूमत या आवाम की डेस्टिनी उसको सील कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, या फिर होता वही है जो ऊपर से होता है। जनाब बेग साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब। मैं तो हैरान हूँ कि आज भी आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि वोटों पे कोई एतबार है। वोटों पे तो कभी एतबार था ही नहीं। यहाँ वोटों पे लोग सेलेक्ट नहीं होते, नोटों पे कह सकते हैं या ऊपर से कह सकते हैं सिलेक्शन है। जो आज भी है वो भी इसी का एक आप ट्रेलर देख लीजिएगा, इतने दिनों से काम चल रहा था। तो नेचुरली वोट अहमियत नहीं रखते हमारे मुल्क में, और हमारी जो सोसाइटी है एज ए होल सोसाइटी, जो वोटर और सपोर्टर है वो भी माशाल्लाह किसी से कम नहीं है। तो जो लेने वाला है, जो पैसे दे के या इन्फ्लुएंस करके जीत के आता है, आप उसको भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे से ही काम खराब है। ऊपर वालों को क्या गिला करेंगे आप। अगर कोई बिकने के लिए तैयार ना हो तो खरीदार पे तो आप ब्लेम नहीं कर सकते। अगर सारे लोग बिकने के लिए तैयार हैं तो फिर खरीदार ने तो खरीदना ही है, उसकी कीमत क्या कुछ भी हो। तो मकसद ये है कि बेहतरी, अगर इस तरीके से लोग जब सेनेट में आएंगे या कौमी असम्बली में आएंगे या सूबाई असम्बलियों में आएंगे, तो वो बेहतरी क्या होगी वो आपके सामने है। हम तो रिवर्स गियर लगा हुआ है पाकिस्तान को। अब जो जिन हालात में साहब अभी जो इलेक्शन है सेनेट का, सर आपसे रहनुमाई चाहेंगे इस पे। उस पर मुकम्मल हो चुका है, गिनती मुकम्मल हो चुकी है, नताइज आ चुके हैं। एक फार्मूला तय पाया था 6 और 5 का, उसी तरह ही रिजल्ट आया है। आप क्या समझते हैं कि जो आपने इशारा किया कि इस पर भी पैसे लगेंगे, क्या पैसे लगे? नंबर 1। नंबर 2 ये फरमाइएगा कि जो लिस्ट गई आई है सामने PTI की, जो जीते हैं उम्मीदवार, उन पर इतराज़ात ये हो रहा है कि जो लिस्ट फाइनल हुई थी, जो बानी PTI के पास गई थी, वो नहीं है। क्या बानी PTI का यहाँ भी जो है वो हुक्म नहीं माना गया? देखिए, बानी साहब जो थे उनकी गवर्नमेंट में एक इलेक्शन हुआ, और जब वो अभी PM नहीं बने थे तो इलेक्शन हुए। अगर आपको याद हो तो इनके 20 से 22 MPAs ने पैसे लिए, जिसका प्रूफ था और दिखाया भी गया बानी को। उसने 20 MPAs निकाल दिए। उसके बाद भी यही हुआ, अब भी यही हुआ है। लोगों ने एडवांस पेमेंटें की हुई थी, इलेक्शन डिले हो गया, फैसला नहीं हो पा रहा था रिजर्व सीटों का, तो इसलिए इलेक्शन काफी डिले हो गया। तो लिस्ट विस्ट को लोग नहीं मानते। अनफॉर्चुनेटली जो MPAs हैं, KP असम्बली की, इनके लिए गुड लक ये है कि उनको फिर 1.5 साल के बाद फिर सेनेटर इलेक्शन करने, फिर मंडी लगेगी, फिर पैसे चलेंगे, फिर दिहाड़ियां लगेंगी। तो इस पे तो मैं कहता हूँ अब डिबेट ही छोड़ देनी चाहिए। मॉरलिटी का कोई हाल ही नहीं है। मतलब आप क्या कहेंगे किसी को कि जी पैसे ले लिए? ये तो ओपन धंधा है, कोई गंदा है या मंदा है, लेकिन है ओपन है, सबको ये सर इसका हम रुख मोड़ते हैं, थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं।
पीटीआई जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, इसमें हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई है, पार्लियामेंट में भी मिल गई है, तो क्या 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता तो अब बिल्कुल जो है वो साफ हो गया है? 27वीं आईनी तरमीम आ रही है सर, किस तरह की तरमीम होगी? क्या कोई गैर मामूली इक़दाम होने जा रहे हैं? देखिए, उसमें जो प्रपोज किया जा रहा है अभी फाइनल तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ही गैर मामूली इकदाम होंगे नेचुरली, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और जो हमारे यहाँ गवर्नेंस करने वाले लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि स्टेबिलिटी भी आ गई है, कुछ चीज़ों को करेक्ट करना उनकी नज़र में बहुत ज़रूरी है अगर आगे आपने चलना है। तो मेरे ख्याल में कुछ फंडामेंटल किस्म की बिल में चेंजेस होंगी। अभी तो खैर मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो क्या है, लेकिन मुझे पता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए जाएंगे 27th अमेंडमेंट के लिए। तो आप सजेस्ट बेग साहब ये कर रहे हैं कि पावर स्ट्रक्चर जो है जो थोड़ा लेटेंट है, वो जो पीछे है वो अब खुल के वो ज़ाहिर चीज़ सामने ही आ जाए तो अच्छी बात है। कोई ऐसी कहानी हो रही है? मैं इशारतन बात कर रहा हूँ। नहीं सर, वो वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जो पीछे खबरें चल रही थी कि जी ऊपर एक टॉप पे चेंजिंग आने लगी है, तो मैं लोगों को कह रहा था कि अगर थोड़ा सा आप सोचिए तो आपको अंदाजा होगा जो शख्स जहां बैठा है उसकी बहुत पावर है और जिसको बदलने की कोशिश करिए वहां कोई पावर नहीं है। तो लिहाजा लीड लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जैसे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे कैसे भी है, जमहूरियत है, प्राय नाम है, उसको इंटरनेशनल दुनिया के लिए ऐसे ही चलने दें और उसके लिए सबके लिए, पाकिस्तान के लिए वो बेहतर है। हाइब्रिड सिस्टम है, नो डाउट्स, पावर किसी और जगह, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन एक क्या कहते हैं, आपको दिखाने के लिए एक आपने जो है वो रखा हुआ है सिस्टम, तो उसको चलने में आगे जाके शायद। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सॉरी सर जी बात करें मियां साहब, कोर्ट से एक बेग साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है, जिसमें हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इसहाक खान ने आफिया सिद्दीकी केस में वजीर आजम और काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। क्या इसको नोटिस ही समझा जाए या वजीर आजम को घबराना चाहिए सर? देखें, एक्चुअली जो काबीना का डिसीजन है और जो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है, उसको इस तरीके से सिंगल बेंच जस्टिस साहब ने अपनी पावर एक्सेस की है, ये इस तरह का नोटिस नहीं कर सकते। आफिया सिद्दीकी साहिबा जो हैं वो अमेरिका में कैद हैं, वो पाकिस्तान में कैद नहीं है, उसका काबीना से कोई तल्लक नहीं है, ना काबीना उनको रिहा करवा सकती है, ना काबीना उनके फेवर में कोई डिसीजन कर सकती है। वो अमेरिकन कोर्ट से उनको सजा हुई, अमेरिका की जेल में है। एक हाइप क्रिएट करने के लिए जब आप ये इस किस्म के डिसीजन देते हैं, इसी वजह से जुडिशरी की जो इज्जत और वकार है, ये लोग खुद उसको मट्टी में मिला देते हैं। आप नोटिस दे रहे हैं तौहीन अदालत का, उन्होंने क्या तौहीन अदालत की है? वो जाके अमेरिका से, वाशिंगटन से रिपोर्ट लेके आएंगे और फिर सबमिट कराएंगे। इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स का काम होता है, काबीना सारी को आप नोटिस नहीं दे सकते। अच्छा बेग साहब, एक खबर और भी चल रही है कुछ बाज़ यानी सोर्सेज के हवाले से या एजेंसीज के हवाले से कि जो खान साहब के साहबजादे आ रहे हैं, दे माइट पुल सम इम्प्रेसिव क्राउड। कितनी आप क्रेडिबिलिटी, आपकी क्या सियासी दानिश कहती है कि ज़ाहिर है वो हमने पहले भी देखा, बेनज़ीर भुट्टो साहबा आई भुट्टो साहब के बाद, तो डू यू सी सम रिप्ले ऑफ दैट जो हमने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के यानी वापसी पर देखा था? नहीं काजी साहब, आप उनको बीबी शहीद के साथ तो ना मिलाएं। उस फैमिली की, उसकी अपनी, उसके फादर की जो स्ट्रगल थी, जो उन्होंने इस मुल्क के लिए किया या कुर्बानी दी, ये बेचारे तो, ये मतलब सवाल इसलिए नहीं बनता कि वो आएंगे नहीं। अच्छा। मैं गारंटी कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान की शायद ऊपर से कोई फ्लाइट गुजरती तो उसमें भी बैठेंगे नहीं कि इमरजेंसी में लैंड ना कर जाए। तो ऐसे में वो अपने फादर से तो मिलने आए नहीं। आपका ख्याल है वो रैली को, क्राउड को, एक तहरीक को लीड करेंगे? वो बेचारे तो इस माहौल के आदी नहीं है। और यहाँ एक ऐसी वंडरलैंड है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो उनके जो पालने वाले हैं, जो जिस खानदान से वो बच्चे बिलोंग करते हैं, तो वो नहीं, मैं नहीं समझता कि वो आएंगे और वो आके यहाँ कोई एजिटेशन को लीड करेंगे। इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन।
तो सर तहरीक चलती हुई नजर आ रही है आपको? एहतजाजी तहरीक, कोई बड़ी तहरीक 5 अगस्त को पीक पे जानी है, क्या आपको नजर आ रही है? नहीं मियां साहब, मेरा नहीं ख्याल। देखें, इन्होंने जो पावरफुल शो करने थे वो कर लिए हैं और उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस सिस्टम को, और ये कर करके थक गए हैं। इनके बेचारे वर्कर्स ने बहुत मार खाई है। वो 9 मई के लोग अभी तक जेलों में हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये तहरीक, इनकी जो पंजाब की लीडरशिप है, मियां साहब आपको किसी एजिटेशन में वो नजर आए लोग? वो सारे KPK और गंडापुर के पीछे गाड़ियों में बैठ के तो आ सकते हैं, लेकिन तहरीक नहीं चला सकते। तहरीक को लीडर लीड करता है, लीडर है नहीं इनमें कोई। अच्छा बेग साहब, मैं थोड़ा सा इस तरफ जाता हूँ। बलूचिस्तान का बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ, पूरी दुनिया में हमारी जाग गसाई हुई, और इस पे क्या आप ये इसको हम कभी इस पर हम काबू नहीं पा सके। इसमें क्या कोई आपके पास क्या इस सिलसिले में है कि कोई क्या इस पे एक्शन होगा, या कोई ऐसे, या सिर्फ एक आई वॉश होगा? वैसे तो मेरे ख्याल में आई वॉश होगा। ये जो गैरतमंदों ने दिखाई है, मैं समझता हूँ इससे छोटे लोग हो नहीं सकते कि एक खातून ने शादी की है या अपनी पसंद की शादी की है तो आपकी गैरत सारी आके यहाँ खत्म हो जाती है। जो गैरतमंद लोग होते हैं वो ये काम करते नहीं है इस तरीके का। तो ये आई वॉश है, ये एक ऐसा घटिया निज़ाम है और हमारे सिस्टम का हिस्सा है। आज मैं देख रहा था जिसको अरेस्ट किया, वो ऐसे टोर टार से जा रहा था बगैर हैंडकफ किए हुए। तो लोग इस सिस्टम को, इस रवायत को, जो कि अपनी गैरत की अलामत समझते हैं, हालांकि आप इनकी गैरत देख लीजिए कि एक नत्थी औरत को फायर मारेंगे, तो इनको तो वही सजा देनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने, अगर आपने इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर और इन गैर जो शरी चीजें हैं उसके ऊपर फॉरएवर एक एक्शन लेना है, तो इनको भी उसी तरीके से स्क्वाड के सामने खड़ा करके शूट करना चाहिए। क्या ट्रायल, लेकिन क्या बेग साहब, ये तो एक वाकया सामने आ गया जिसकी वीडियो बन गई। अगर ये वीडियो ना बनती तो शायद इसका पता ही ना चलता, क्योंकि कचलाक के इलाके में भी चंद दिन पहले ऐसा ही वाकया हुआ, और उससे पहले भी देखा जाए रिकॉर्ड मैंने आज देखा है, पता भी किया है, हजारों FIR जैसी पड़ी हुई हैं जिसमें इसी तरह जो है निपटा दिया गया। तो क्या रिट कायम नहीं है सूबे में इस तरह पुलिस की? वहां पर जो है इस तरह के जराइम तो होते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद तो नहीं हुआ अभी तक, आजकल सजा नहीं मिली आज तक। देखिए मियां साहब, आप लाहौर में एक CCD महकमा बना है और उसकी अभी उन्होंने जो भी कार्रवाई की है, लेकिन उसकी दहशत ऐसी है कि पंजाब से सारे क्रिमिनल्स भाग गए, और जो भागे नहीं है उन्होंने तौबा कर ली है। आपको जो डाला और क्लैशनकोफ कल्चर था, तो अगर कोई ऐसा, आप देखें लॉ इन्फोर्समेंट जो है ना, उसका मतलब ये कि लॉ अपनी पावर से इन्फोर्स किया जाता है। ये नहीं है कि आप नोटिस ले लें, बुला लें, 2 दिन का रिमांड, नहीं। आपको इन लोगों को, इन जैसे लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा अगर आपने इसको वाकई एक रियासत बनाना है। अगर तो ये रही खई रियासत जो है वो इसी तरह चलानी है, तो फिर ऐसे काम तो रोज होंगे। गैरत के नाम पे आप जो मर्जी कर लें, इस्लाम के नाम पे आप जो मर्जी, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो यहाँ कौन से लॉ है और कौन सा आइन है और कौन सी अदालतें हैं? इसको आपने बहुत फोर्सफुली जो है वो सजा देनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा एग्जाम्पल सेट हो, आइंदा वो ये काम करे ना। मियां साहब सॉरी, ज़रा आपकी इंटरजेक्शन चाहिए कि ये फरमाइएगा कि क्या आपके पास है वो एक बयान तो ये भी आया जी, ये तो पहले, यानी गवर्नमेंट खुद अपोलोजेटिक होगी, जो CM साहब कह रहे हैं, जो मैं अभी खबर देख रहा था, अभी जो ट्रिकल चल रहे थे कि नहीं जी वो तो पहले से शादीशुदा थे, एज इफ़ ही वाज टेसिटली, यू नो, मैं ये तो नहीं कहूँगा, मगर वो जिसे इसके मिटिगेट करने की कोशिश मुझे लगी, या तो बयान को ट्विस्ट किया न्यूज़ रूम में मेरे किसी भाई ने, या आपको क्या लगा कि CM साहब क्या मैसेज दे रहे हैं? मियां साहब आपकी रिपोर्ट क्या है? देखिए काजी साहब, जो कल वीडियो सामने आई थी उसमें एक बयान भी चला था जिसमें उस खातून का बयान था जो उसके अपने मुंह से बोल रही थी कि हमने जना नहीं किया, निकाह किया है, और जो यहाँ पर मुझे सिर्फ गोली मारना और हाथ नहीं लगाना, ये सारे बयान कल चले हैं बाकायदा तौर पे। आज CM साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा है कि खातून जो थी मकतूला वो 5 बच्चों की माँ थी, और जो मर्द था वो 4 बच्चों के बाप थे और अलग अलग शादीशुदा थे, उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं था।
ये उन्होंने बात किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मावराए कत्ल जो है वो कहीं भी किसी भी सूरत कबूल नहीं है। जो लड़की है इसका ताल्लुक सातिक जई कबीला से था, बलोच हैं, और लड़का जो है वो सलमान खेल कबीला से था, ये पश्तून है। ये जो मालूमात काजी साहब सामने आई हैं उसके मुताबिक ये है कि दोनों कबाइल के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने जिरगा किया, वहाँ फैसला किया गया और वहाँ उनके भाई को जो है उसका कहा गया कि उनको गोली मारे और फिर उन्होंने गोलियां मारी। सबके सामने ये वीडियो है, लेकिन हुकूमत ने आज जो बयान दिया है वो एक और है। कल जो वीडियो में सारा दिन चला वो कुछ और था। अब अदालत जो है उसने नोटिस ले लिया है और वहां पर आज पोस्टमार्टम मैं इसी बात पे मैं बेग साहब की बात पे ही इस सेगमेंट को ख़त्म करता हूँ। इससे मेरे ख्याल में गैरत नहीं बल्कि गैरत के बरक्स जो लफ्ज़ है कि एक निहत्ती औरत पे और फिर इस तरह से हम खुद अदालतें लगाएंगे चाहे कोई भी इशू। बहुत शुक्रिया मुल्क साहब, यू आर ऑलवेज सो काइंड टू गिव अस योर प्रेशियस टाइम। नाज़रीन एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम बात करेंगे, अब मईशत पे बात करेंगे, चीनी पे बात करेंगे, कहाँ हम लुटते हैं और कैसे कैसे लुटते हैं और कौन हमें लूटता है। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फ़र्रुख सलीम, वो भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मईशत को बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये अंदर से जो डकैती होती है ये क्या मामला है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन अब बात करते हैं औकली झील कह लें, ये जो मईशत का मामला है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब। किसी तारुफ के मोहताज बिल्कुल नहीं हैं डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अब आप आते हैं तो हम आपको पढ़ते भी हैं, बड़े इख्तिसार से आपका एक कॉलम छपता है और इंफॉर्मेशन उसमें जो है वो कंप्रेस्ड होती है। मैं पहले तो ये डॉक्टर साहब कि हम जो ये हालिया स्कैंडल आया था इसका चीनी का, और इसको इन्होंने क्या किया, यानी जो मुआहिदा किया पहले तो एक कंट्रोवर्शियल बॉडी के साथ किया एंड देन रिपोर्टेडली इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे वर इवन अगेन अलाउड टू रिपीट इट विच दे हैव बीन डूइंग टाइम एंड अगेन। तो डॉक्टर साहब इसमें क्या कहें, ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि तमाम रूलिंग फैमिलीज़ की तो दर्जनों में बताई जाती हैं शुगर मिलें, तो आई डोंट थिंक दे आर टचेबल। डॉक्टर साहब जी देखिए, मेरे ज़हन में तो बड़ा एक सादा सा सवाल है, सारे मामले को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है। देखिए इस वक्त लगभग 8 अरब इंसानियत बसती है और ये 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं जिनको इस वक्त चीनी मिल रही है तकरीबन 200 रुपए की किलो, और पाकिस्तान से बाहर जो आलमी मंडियों में चीनी की कीमत है वो 36 सेंट का 1 किलो है। आप समझ लीजिए कि तकरीबन 104 रुपए फी किलो। तो ये जो लगभग 100 रुपए का फी किलो फर्क पड़ता है, और हम 24 करोड़ पाकिस्तानी तकरीबन 6 मिलियन टन चीनी इस्तेमाल करते हैं सालाना, तो ये 600 अरब रुपए का एक डिफरेंस है, गैप है। मैं वो समझने की कोशिश करता हूँ कि वो हमारी जेब से तो निकल रहा है, बाकी सारी दुनिया में पाकिस्तान से बाहर तो उनको चीनी की 104 रुपए की किलो मिल रही है, हमें यहाँ पे 210 220 तक चली जाती है। तो ये 600 अरब रुपया कहाँ गायब हो जाता है। अब दूसरा मामला ये है कि आप और मैं तकरीबन हर साल यही बातें कर रहे होते हैं। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी तकरीर सुन रहा था, वो उस वक्त भी कहा करते थे कि ये चीनी चोरों को पकड़ना है। तो ये सवाल जो आपने किया कि ये कैसे चोर हैं जो पकड़े नहीं जा रहे, जो रियासत से नहीं पकड़ा जा रहे, तो ये मामला किस तरफ जाएगा। अब 2 रिपोर्टें आ चुकी हैं, एक कंपटीशन कमीशन की अपनी रिपोर्ट है, हुकूमती इदारा है, 2010 में आई थी। बहुत ही वाज़े तौर पे नामों के साथ उसने लिखा है कि कौन फ़ायदा उठा रहा है और कौन कितना फ़ायदा उठा रहा है। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान एक बहुत अच्छा काम हुआ था, एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई शुगर की, उसमें वाज़े तौर पे बताया गया कि कोई 51% सप्लाई तो 6 ग्रुप्स हैं, उन सब का नाम भी दिया गया। कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान कहता है कि ये मल्टी लेयर्ड एक डबल किस्म का कार्टेल है। मैंने जब ये डबल कार्टेल मल्टी लेयर्ड कार्टेल का पढ़ा तो मैं तो खुद घबरा गया, मुझे समझ में नहीं आया कि कार्टेल तो हमने पढ़ा था, ये डबल कार्टेल, ये मल्टी लेयर्ड कार्टेल क्या होता है। वो ये कहते हैं कि चीनी वाले, चीनी मिल मालिकान जो हैं, वो एक तरफ तो बैठ के फिक्स करते हैं गन्ने की कीमत,
तो एक तरफ से कार्टेल वो हो गया और दूसरी तरफ वो बैठ के फिक्स करते हैं चीनी की कीमत, तो ये मल्टी लेयर्ड कार्टेल हो गया। अब इसका सोल्यूशन कोई पेचीदा नहीं है, जैसे ये प्रॉब्लम इटसेल्फ कोई पेचीदा नहीं है, सोल्यूशन भी सिंपल है, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो एक पहलू है जो कि इसका आज तक सलूशन जो है वो सामने नहीं आया। दूसरी पहलू देखा जाए तो चीनी जो खाता है पाकिस्तानी वो 28 किलो सालाना जो है हर फीकस जो है वो चीनी इस्तेमाल करता है। इससे नुकसान ही नुकसान होता है और इस पर जो है वो जो शुगर बीमारी होती है उस पर जो है अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं डॉक्टर साहब। तो क्या इसका बायकॉट करके या इससे मुतबादल जो चीज़ें हैं जिस तरह गुड़ है शक्कर है उस पर जो है वो आकर जो है वो इसको हौसला शिकनी नहीं की जा सकती? और दूसरा जो दूध है, पाकिस्तान जो है चौथा बड़ा मुल्क है दूध पैदा करने वाला, लेकिन 97% दूध जो है मेरे दावा शुमार सामने आए कि वो हम मिठाइयों में जो है वो उसको खर्च कर देते हैं, वो भी चीनी है। तो इसको चीनी का मुतबादल कुछ लाकर इसको वैसे ही जो है वो इसका हौसला शिकनी की जा सकती है। देखिए, इसमें तो मामला आ जाता है कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों की फ्रीडम ऑफ चॉइस के आप क्या चाहते हैं। अभी हम डिस्कस ये कर रहे थे कि दुनिया भर में तो चीनी 104 रुपए की मिलती है और वहां पे तो इतनी ओबेसिटी नहीं होती है, हमारे यहाँ 200 की ऊपर चीनी बिक रही है और उसके बावजूद ये हाल हो जाता है। देखिए, 24 करोड़ पाकिस्तानियों को रियासत ने जबरदस्ती किसी एक सिमत में नहीं लेके जाना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स की और बात ये हो रही है कि चाहे पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री की रिजीम हो, फौजी हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो PMLN की हुकूमत हो, चाहे वो PTI की हुकूमत हो और चाहे वो हाइब्रिड रिजीम हो, ये चीनी वाला मामला जो है ये कांस्टेंट रहता है। अब जब हम वी वर ग्रोइंग अप तो एक कहानी हमें सुनाई जाती थी रॉबिन हुड की कि वो अमीरों से पैसे छीनता है, लूटता है और गरीबों में बांटता है। तो हमारे यहाँ पिछले 50-55 सालों में हर किस्म की हुकूमत हमने आती देखी है, हाइब्रिड रिजीम भी आई है, फौजी हुक्मरान भी आए हैं, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज भी आई हैं, लेकिन ये जो रिवर्स रॉबिन हुड का मामला है ये माशी मॉडल बदलता नहीं। इसमें अच्छा। ये है कि आपने गरीब पाकिस्तानी और मिडिल क्लास पाकिस्तानियों की जेब से दौलत की मुंतकिली करनी है और आप सोचिए कि एक तरफ वो 84 शुगर मिल मालकान हैं, एक तरफ वो 3 से 4 दर्जन IPP के ओनर्स हैं और दूसरी तरफ है ये 24 करोड़ अवाम। तो बुनियादी तौर पे वो जो रिवर्स रॉबिन हुड का इकोनॉमिक मॉडल है उसको बदलना है या नहीं बदलना। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अभी आपने खुद ही इसका उसका सोलर का जिक्र कर दिया। जाहिर है हमने तो कसम खा रखी है तमाम कार्टल्स के तहफ़्फ़ुज़ की। डॉक्टर साहब, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जब रेगुलेटर जो हैं हुकूमत भी वही करें और बिजली भी वही बनाएं और ये भी वो बनाएं, तो सारा मॉडल तो बैठ गया। देखें, जो प्राइवेटाइजेशन का मॉडल था, जो लेस गवर्नमेंट का या स्मॉलर गवर्नमेंट का मॉडल था, उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का तो हमने हशर देख लिया न्यू लिबरल डेमोक्रेसी में। अब जो लोग सियासत पर काबिज हैं वो ज़राए पैदावार पर भी काबिज हैं, वो मिलों पर भी काबिज हैं। खैर से अदालतें भी माशाल्लाह बहुत हमारी आज़ाद हैं और पुलिस और वगैरह, ये तो इट्स ऑल कंप्रोमाइज्ड। तो ये तो एक बिजनेस प्रपोजिशन है। वतन अजीज की हुक्मरानी, अवाम को हम पहले ही फतह कर चुके हैं वोट के। जिस तरह मैंने अभी कहा था कि लेंदे फिरन मुबारकबादा खाली डब्बे वोटा दे, तो ना इनको डब्बे का डर, तो फिर हम सब्र शुक्र कर लें, आइंदा से कोई अच्छी अच्छी बातें करें, प्रोग्राम मुख्तलिफ किया करें। डॉक्टर साहब, देखिए, आपने अल्फाज ज़रा से फ़र्क इस्तेमाल किए हैं। जो माशी मॉडल है जिसका मैंने जिक्र किया कि वो रिवर्स रॉबिन हुड इकोनॉमिक मॉडल है, आपने भी उसी मॉडल का जिक्र किया है कि यहाँ पे दौलत की मुंतकिली हो रही है, किसकी जेब से निकल रहा है, किसकी जेब में जा रहा है। देखिए, अब मामला ये आ गया है कि 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस की। आप कोई सी पॉलिसी उठा के देख लें, लगता ऐसा है कि एक मुल्क ऐसा है उनमें से जो बाकी दुनिया किसी और सिमत में जा रही होती है और हम किसी और सिमत में जा रहे होते हैं। अब आप सोचिए कि अभी तक एक गैर यकीनी किसी फजा है कि ये सोलर जो है इसका क्या रेट मिलेगा, नेट मीटरिंग का क्या होगा।
192 ममालिक 192 ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने मुराद देनी है, हमने इंसेंटिव्स देने हैं, हमने इनकरेजमेंट करनी है, हौसला अफजाई करनी है। और पाकिस्तान में हमें लेकिन सर इस हवाले से खबर है, मैं आपको खबर देता जाऊं ताकि इस पर आपकी रहनुमाई जो है वो ली जाए कि सोलर नेट मीटरिंग खत्म करने से मुतल्लिक हुकूमत ने जो फैसला किया था उससे हुकूमत पीछे हट गई है और साथ साथ हुकूमत कुछ खुशखबरियां भी सुना रही है। इस हवाले से भी गाइड कीजिएगा कि स्टेट बैंक ने कहा है कि 14 साल बाद करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस हो गया है और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी इजाफा हुआ है और उसमें जो बराह रास्त बैरूनी इन्वेस्टमेंट है वो 2 अरब 45 करोड़ डॉलर जो है वो आई है और एक्सपोर्ट जो है वो भी बढ़ गई हैं, 32 अरब डॉलर हो गई हैं और इसमें टेक्सटाइल की बरामदात जो है वो बढ़ी हैं ज़्यादा और इसके अलावा तरसीलात ज़र जो हैं वो 38 अरब डॉलर हो गई हैं। तो ये तो बहुत अच्छे इशारे हैं डॉक्टर साहब। जी आपने 4 या 5 इशारियों का जिक्र किया और वो सारे के सारे हकीकत हैं, हकाइक हैं, वो फैक्ट बेस्ड हैं। देखिए जब हम मईशत की बात करते हैं तो आप सोचिए कि एक सिक्का समझ लीजिए और उस सिक्के के 2 रुख हैं। एक रुख जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि बैरूनी सेक्टर, उसका आपने बता दिया। वो एक्सटर्नल सेक्टर वाकई में स्ट्रांग जा रहा है। रुपया आप देखिए कि अभी पिछले हफ्ते से तो कुछ गिरा है लेकिन पिछले साल 1.5 साल में वो डॉलर के सामने आप समझिए कि जिस रफ्तार से गिरा करता था वो रफ्तार नहीं। 38 बिलियन डॉलर्स का आपने जिक्र किया, बिल्कुल हकाइक पे बेस्ड है, तारीखी है। 2 बिलियन डॉलर के सरप्लस का आपने जिक्र किया, वो भी हकीकत पे बेस्ड है, वो 14 साल में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। अब उस सिक्के का एक और रुख भी है। उस सिक्के का दूसरा रुख जो है उसको हम कहते हैं कि इंटरनल सेक्टर, यानी कि हमारे अंदरूनी सेक्टर में क्या हो रहा है। अब उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि पिछले कोई 2-2.5 सालों में जिस रफ्तार से, जिस क्वांटिटी से, जिस क्वांटम से कीमतें बढ़ी हैं, मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब माफ़ी चाहता हूं, मैं एक चीज़ तश्न रह जाए, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, मैं एक बात करके आगे बढ़ता हूं। मेरे ख्याल में फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे हमसाये में मोदी साहब हुकूमत करते हैं, बिजली नहीं बनाते। यहाँ ये है, ये बिजली भी बनाते हैं और हुकूमत भी करते हैं। मगर मैं एक और सवाल पे आता हूँ, इंटरनेशनली बड़ा इंपॉर्टेंट। आज ट्रंप का बयान आया, उसने कहा जी मैं तहस नहस करके रख दूंगा ब्रिक्स को। कैन ही डू दैट? इज ब्रिक्स अ रियलिटी? और फिर वो इंडिया पर प्रेशर डाल रहा है कि इनकी मदद मत करो, इवन इंडिया पीछे भी हटता है। तो आप समझते हैं कि जो ब्रिक्स की एक ऑफेंसिव है आलमी मईशत में, वो रुक सकता है या रिट्रीट हो सकता है? डॉक्टर साहब देखिए मैं पूरी तरह आपका सवाल समझ नहीं पाया, लेकिन ब्रिक्स का आपने जिक्र किया कि उसका फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखिए जो आलमी मालियाती निज़ाम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है और जो अमेरिका के डॉलर की डोमिनेंस थी, जिस तरह वो छाया हुआ था, उसकी वो डोमिनेंस धीरे धीरे कम होती चली जा रही और वो रुख मुड़ रहा है। आप समझिए कि जिसको हम वर्चुअल एसेट्स कहते हैं या क्रिप्टो करेंसीज कहते हैं, जिसमें बिटकॉइन आ जाता है, जिसमें एथेरियम है, जिसके अंदर XRP है और जिसके अंदर ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है। असल साइंस जो है, मैं समझता हूँ कि इस सदी की जो 2 सबसे बड़ी इजादात हैं या इंसानी तारीख की 2 बड़ी इजादात हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एक ब्लॉकचेन। ये मालियाती निज़ाम जो है ये ब्लॉकचेन की तरफ जा रहा है। इसमें जो इंटरमीडियरीज हैं वो खत्म हो रहे हैं और पीयर टू पीयर मामला शुरू हो रहा है। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी एक वक्त बहुत कम था, इतनी अहम बातें आप कर रहे हैं कि वाकई डॉक्टर साहब ने कहा है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी प्रेशियस कंट्रीब्यूशन टू आवर शो कि एक तो उन्होंने डॉलर की रिट्रीट की बात की। ब्लॉकचेन पे हम कल का फिर एक शो रखेंगे, दोबारा डॉक्टर साहब से भी टाइम लेंगे। मगर दुनिया बहरहाल तेज़ी से बदल रही है और जो माशी दारुल खिलाफा था दुनिया का, अमेरिका बहादुर, अब कहाँ जा रहा है, इस पे सवाल करते रहेंगे और बात करते रहेंगे। ब्रेक पर वापस आते हैं और बात करते हैं दुनिया में जो आलमी सतह पर जंग, खींचातानी, मईशत की लड़ाई और जंगें, ये क्या मामला है और किधर जा रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब, दिफाई अमूर के माहिर हैं, गहरी निगाह रखते हैं। थैंक यू वेरी मच चिश्ती साहब। चिश्ती साहब हमने कल भी देखा और अब बता रहा है इंडिया, आई डोंट नो हैव दे गॉन मैड, 8 टन का
बंकर बस्टर बना रहे हैं जो कि 80 से 100 फीट नीचे पहले पेनिट्रेट करेगा इनटू द अर्थ और नीचे जाके वो जो है वो एक्सप्लोड होगा। जाहिर है उसकी मेरे ख्याल में रेंज को 2500 है, इतनी तो ज़रूरत नहीं है उन्हें, बहरहाल हम ही हैं जो उनका निशाना है। तो ये इसको हाउ सीरियस वी शुड टेक इट और व्हाट डू दे वांट टू अचीव बाय एंडेंजरिंग ऑलमोस्ट 1.5-2 बिलियन आदमी जो सब कॉन्टिनेंट में रहता है। जनाब चिश्ती साहब। जी शुक्रिया कायद साहब और मियां शाहिद साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। और ये जो आपने बंकर बस्टर की बात की है, मैं तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर यहाँ भी कनाडा में हूँ अभी मैं, तो यहाँ भी सुनता हूँ और बहुत सारे पाकिस्तानी जिनसे मैं यहाँ पे लेक्चर्स दे रहा हूँ ऑन द वॉर, वो बिल्कुल इसी तरह के सवाल रोजाना मैं ये यानी कि सुनता हूँ, उनसे ये सामना करता हूँ। और मेरा मानना कासम इस पे ये है कि हिंदुस्तान के अगर तो ये इंटेंट है तो बड़ी खतरनाक है। जहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक ही होगा, क्योंकि जाहिर है कहाँ उन्होंने और किस मुल्क के खिलाफ, ना नेपाल, ना भूटान, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका, किसी और के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं करना। ये हम ही एक पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं जो उनकी इंटेंट है। जहाँ तक कैपेबिलिटी है वो इतना आसान नहीं होता। और ये बड़े आपने जब से सुना होगा ये हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट बंद हुआ है वो रोजाना की बुनियाद पर ये हफ्ते में एक आध जरूर शोशा छड़ा जाता है। कभी उन्होंने कहा कि हम एमका लॉन्च करने लगे हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लॉन्च करने लगे हैं जो स्टेल्थ होगा F-35 के मुकाबले का होगा। कभी उन्होंने कहा नहीं हमें F-35 मिलने लगा है। फिर वो कहते हैं कि हम S-400 और ऑर्डर कर दिए हैं हमने। फिर वो रोजाना की बुनियाद पर वो इसलिए कर रहे हैं कि प्रॉब्ली अपने लोगों, अगर तो इंटेंट है, मैंने कहा कि वो बड़ा खतरनाक है, लेकिन अगर कैपेबिलिटी है तो इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए कि वो अपने लोगों को इस वक्त सेटिस्फाई करना चाहते हैं। आप खुद ढूंढ के मीडिया मुझे बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान का आपने पब्लिकली बयान पाकिस्तान के मुतालिक या कॉन्फ्लिक्ट के मुतालिक लास्ट कब सुना है? 1.5-2 महीने से वो म्यूट प्राइम मिनिस्टर हुए हुए हैं, वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। और बल्कि जो दे रहे हैं, जो उनके नीचे देने वाले, वो एक्सेप्ट या कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ, हमारा। चिश्ती साहब, मैं यहीं से आपकी रहनुमाई चाहूंगा कि मोदी साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं और बल्कि राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। अपोजिशन उनके पीछे है, उनको घेर चुकी है, लेकिन वो बरतानिया जाने के दरपे हैं कि वहां पर जाके तो अपने आप को बचाएंगे। आप क्या देख रहे हैं कि मोदी वो जो सच सुनना चाह रही है अपोजिशन कि पाकिस्तान ने उनको कैसे मारा, कैसे उनका हजीमत का सामना करना पड़ा, वो नहीं बता रहे। आप देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मोदी का अपना जो इक़्तिदार का सूरज है वो भी इसी तरह गुरूब हो जाएगा सच ना बताते हुए। देखिए मियां साहब, मेरी नज़र में अगर मुझसे, मैं लीडरशिप पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटियों में, और मेरे से अगर पूछा जाए कि लीडरशिप की नंबर 1 डेफिनेशन क्या होती है, तो मेरा ख्याल है इंटेग्रिटी इज नंबर 1। यानी आपको लोगों का भरोसा हो। हमने बचपन से सुना था कि कायदे आज़म को लोग सुनते थे और जो नहीं भी जुबान जानता था वो कहता था कि मुझे नहीं पता क्या कह रहा है, क्योंकि वो ज्यादातर अंग्रेजी बोलते थे, तो वो कहता था जो भी कह रहा है लेकिन मुझे ये पता है कि ठीक कह रहा है। ये पहली प्री रिक्विजिट या पहला स्टेप होता है एक लीडर की क्वालिफिकेशन के लिए। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है तो मेरा ख्याल है आप लीडर की लोएस्ट कैटेगरी पे भी खड़े नहीं हो सकते। मेरा जो आपका सवाल है कि जी डाउनफॉल, बिल्कुल मैं फोर्सी करता हूँ, मैं प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं करता, बट जाहिर एज ए स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी या पॉलिटिकल हिस्ट्री मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये डाउन द स्लोप है, डेफिनेटली है, क्योंकि पूरा जोर दुनिया ने लगा लिया। देखें पाकिस्तान ने क्लेम कर लिए, ट्रंप ने कोई 25-24 दफा शायद कह दिया पिछले 70 दिनों में, उसके बावजूद अपोजिशन डटी हुई है कि हमें बताएं हुआ क्या है। 3 दिन पहले जब ट्रंप ने ये कहा था कि 5 जहाज मारे गए, उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया कि हमारा नाम तो नहीं लिया। और मैं हैरान होता था कि इवन एक क्रिकेट का एक खिलाड़ी जो मियां साहब आपकी तरह के यंगस्टर होंगे, क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो एक क्रिकेट का खिलाड़ी भी जब बॉलर बॉल कराता है, विकेट लेता है, तो जंप कर अंपायर की तरफ देखता है कि जनाब मैंने विकेट लिया, उंगली का इशारा करें। तो एक क्रिकेट का खिलाड़ी या बॉलर अपनी विकेट नहीं छोड़ता। वैसे तो ये इन्होंने हमारे खिलाफ जहाज भी हमारे मारे, लेकिन क्लेम कभी नहीं किए। देखिए अवार्ड दुनिया में तभी होता है कि जब क्लेम किया जाए। अब म्यूट प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने 2 महीने से, उससे पहले के बयान उठा कर देख लें, 1 महीना के जब जंग शुरू होने वाली थी, तो रोजाना की बुनियाद पर कह रहे थे कि पता नहीं खून और पानी इकट्ठा नहीं मिलेगा तो हम यूं कर देंगे। उसके बाद वो खामोश है। ये सब खामोशी सब कुछ आपको बता रही है, और बिकॉज अपोजिशन के कहने के बावजूद उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन जा रही है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है उनके डाउनफॉल का। सर, मशरिक़ वुस्ता की बात कर लेते हैं। इसराइल ने अब शाम पर हमला कर दिया है और दमिश्क फतह करने का जो है वो कह रहा है। गजा के बाद जो शाम पर
जो है वो हमले बढ़ा दिए हैं। आप क्या समझते हैं कि शाम सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि वहाँ की हुकूमत जो है वो तो हिल चुकी है और भारतीय मीडिया जो है वो बार बार ये बात कर रहा है कि शाम के बाद तुर्की, तो क्या तुर्की पर भी हमला कर सकता है इजराइल? अगर ऐसा हुआ तो क्या हम तुर्की की मदद करेंगे? देखिए, बहुत सारे आपने एक सीरिया के बाद आपने बहुत सारी एजम्पशंस की हैं, जो मैं समझता हूँ कि सीरिया की हद तक तो इसलिए मुझे समझ आ पा रही है क्योंकि सीरिया में कोई हुकूमत ही नहीं है। चाहे बशर अल असद की हुकूमत थी, लेकिन वो जब भी एक सरबराह होता है, जैसा भी होता है, आपने नोट किया होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड फिर भी एक एलिमेंट होता है। आप सद्दाम हुसैन का देख लें, आप कर्नल कदाफी का देख लें, आप बहुत सारे और मुल्कों का देख लें, जब लीडरशिप रिमूव कर दी जाती है और क्यास पैदा होता है तो वो मैनेजेबल नहीं होता। और वही ये इंटरनेशनल ताकतें, और खास तौर पर इजराइल अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वो यही चाहते हैं कि वैक्यूम ऐसा क्रिएट किया जाए कि कंसोलिडेटेड कोई रेजिस्टेंस ना पैदा हो सके। और कंसोलिडेटेड रेजिस्टेंस आपने देख लिया, जिन मुल्कों का मैंने पहले नाम लिया, ईरान, इराक के बाद आपने लीबिया देख लिया, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आज तक पैदा हो सकी। सारे मुल्क कन्फर्म करना शुरू कर देते हैं, बदकिस्मती है। लेकिन आपका ये पूछना कि जी इसके बाद तुर्की की बारी है या कोई और मुल्क हो सकता है, वो इतना आसान नहीं होगा। तुर्की बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और मैं तुर्की में मैंने 1 साल मैंने तकरीबन वॉर कोर्स किया हुआ है। टर्किश लैंग्वेज सीख के मैंने टर्किश लैंग्वेज में वो कोर्स किया था इस्तांबुल में। मैं उस कौम को बहुत करीब से देख चुका हूँ 1 साल, और मेरी बहुत दोस्तियां हैं तुर्की में। तो वो मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट, द मोस्ट नेशनलिस्ट कौम अगर कोई दुनिया में अगर मैं कह सकूँ तो तुर्की उनमें शुमार होता है, टॉप के लोगों में। तो उनमें यूनिटी अभी भी बहुत है, कहीं ज्यादा यूनाइटेड हो जाएंगे अगर किसी ने हमला किया, इररिस्पेक्टिव अर्दगान प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन सर, इंडियन मीडिया जो है वो चीख कर ये बता रहा है कि जो इजराइल है वो अब तुर्की पर हमला करेगा, शाम के बाद तुर्की की बारी है। तो अगर ऐसा खुदा न खास्ता, जो कि हम इसको अफवाही कह सकते हैं और नहीं हो सकता, अगर कोई ऐसा होता है मामला, तो फिर क्या पाकिस्तान, जिस तरह तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान भी तुर्की की मदद करेगा ना? देखिए मियां साहब, बिल्कुल करनी चाहिए, इसलिए कि आप यकीन करें, मैं आपको एक वाकया पर्सनल सुना देता हूँ। जब मैं तुर्की में था तो अगर हम 8-10 लोग फॉरेनर खड़े होते थे, जिसमें जर्मनी के भी अफसर होते थे, बाकी मुल्कों के भी अफसर खड़े होते थे, और मैं भी खड़ा होता था, यकीन करें तुर्क उनके सामने कहते थे, टर्किश लैंग्वेज में कहते थे, मैं तर्जुमा कर देता हूँ, वो कहते, सबके सामने कहते थे कि आप सब भाई हैं, आप सब दोस्त हैं, ये भाई है। तो चिश्ती साहब, ये सेंटीमेंट किसी मुल्क के हमारे, ये तो है हमारा ब्रदरली मुल्क है, मगर एक सवाल और बड़ा मेरे जहन में आता है, वक्त मैं चाहता हूँ, ये तहस नहस होकर रह गया तल अवीव पहली दफ़ा तारीख में। बुश क्या ट्रंप साहब को फ़ोन करना पड़ा कतर के वज़ीर आज़म को कि यार इनको कहो ये बंद कर दे हमले और हमारी बेसिस पे हमला ना करें। प्रैक्टिकली पहली दफ़ा हमने अमेरिका और इनको बैक फुट पे देखा है। तो इनका भी हाल मोदी वाला नहीं है? आर दे ट्राइंग टू अचीव थ्रू देयर रेटरिक विच दे कुडंट अचीव थ्रू देयर ऑफेंसिव? ये देखिए, जहां भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में भी शायद ये लफ्ज यूज किया हो कि जब तक दूसरी तरफ से एक प्रोहिबिटिव प्राइस इम्पोज ना की जाए, आप दुश्मन को या हमलावर को बाज नहीं रख सकते। जब भी एक कीमत आपको इतनी ज्यादा कीमत चुकानी पड़े दूसरे को, तो तब ये जंगें रुकती हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट रुकता है। आपने सीरिया की मिसाल दी है, ये डेफिनेटली क्यों नहीं रुक सकती, क्योंकि सीरिया की आर्म फोर्सेस की कोई कैपेसिटी नहीं रहेगी कि इजराइल को प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करें। तुर्की का मैं बिल्कुल इसलिए एग्री नहीं कर रहा कि वो बहुत बड़ी फोर्स है, हमारा बहुत बड़ा साथी और दोस्त रहा है। इस हालिया कॉन्फ्लिक्ट में भी अंदर तुर्की ने ऑल आउट हमें ना सिर्फ मॉरल, हर सेंस में, हर प्लेटफॉर्म पे हमें सपोर्ट किया है। वो डिटेल्स शायद मैं मिलिट्री वाले एंगल की शेयर नहीं कर सकूंगा, लेकिन एक तुर्की ऑल आउट आया था, जिसको कहते हैं ना कि जैसे दरवाजे खोल दिए हर मदद के जिस सेंस में। तो ये इतना करीबी दोस्त है, मेरा ख्याल है कि इतनी कीमत इजराइल या कोई और मुल्क नहीं उठा सकेगा अगर तुर्की पर हमला किया गया। इवन ईरान ने इस हालत में जो एक इंटरनेशनल मीडिया पर बार बार ये खबर आ रही है कि जो बड़ी ताकतें हैं, जिसमें रूस है, अमेरिका है और चीन है, ये कुतुब शुमाली में अपनी जो है मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। वहाँ तो बर्फ़ है और पीस एरिया उसको कहते हैं। वहाँ रशिया ने भी अपने जो है वो एटमी तनसीबात जो है वो दिखाई जा रही हैं कि वहाँ वो उनकी मौजूद हैं। और जो अमेरिका है वो ग्रीनलैंड पे हमला करना चाह रहा है, और चीन जो है वो वहाँ पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। आप क्या देखते हैं कि वहाँ पर कोई नई जंग हो सकती है, बैटलफील्ड बर्फों पर हो सकती है? मियां साहब, बर्फों पर जंग इतनी आसान तो नहीं होती, आपने पुरानी देखी है, हिटलर के जमाने में भी उस वक्त जो रूस था। लेकिन एक बात आप जेब में रखिएगा, ये सारा हो कैसे रहा है, हमें पहले ये इफेक्ट्स की बजाय कॉज देखनी चाहिए।
और कॉज ये है, और आपने नोट किया होगा कि ट्रंप का इन दिनों बहुत ज्यादा मोदी पर भी इनडायरेक्टली गुस्सा उतार रहे हैं। वो सारा क्या कुछ है, ये बुनियादी तौर पर ब्रिक्स की वजह से है, जो हम सब जानते हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसमें ये ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है और बाद में साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन हो गया। अब आप देखिए कितनी ज्यादा धमकियां अमेरिकन प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका को यहाँ तक कह चुके हैं कि हम तुम्हें अक़वाम मुत्तहिदा से निकलवा देंगे। फिर वो कहते हैं कि ब्रिक्स ने अगर हिम्मत की तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं और एलिमिनेट कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे वो करो, कॉर्नर करोगे हमारे डॉलर को या यूनिटी करोगे हमारे खिलाफ, तो मैं 10% और टैरिफ तुम पर ऐड कर दूंगा। ये सारे का सारा एक महाज खुला हुआ है। हिंदुस्तान उसमें पायनियर मुल्क है, बाय द फाउंडिंग उसमें मुल्क है, जिसकी वजह से ट्रंप इनसे नाराज है। उनको ये रियलाइज हो गया है कि इंडिया पिछले 40-50 सालों में हर एक्सप्लॉयटेशन करता रहा है पोजीशन से। कभी वो रूस के कैंप में जाता रहा है, कभी वो यूरोप से असले लेता है, कभी वो अमेरिका को एक्सप्लॉइट करता रहा है। तो मेरा ख्याल है ये इनडायरेक्टली बॉडी लैंग्वेज या आम मसल दिखाए जा रहे हैं। रूस भी यही दिखा रहा है क्योंकि अमेरिका ने डायरेक्ट थ्रेट किया है रूस को भी, हम सारे मुल्कों को, क्या तुमने ब्रिक्स का किया या कोई और। अच्छा डॉक्टर साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू डॉक्टर साहब, एक खबर आती है बिजनेस इनसाइडर में कि जो सैटेलाइट दिखा रहा है कि कुछ रशिया बिल्ड कर रहा है न्यूक्लियर, 5 न्यूक्लियर बेसिस मजीद बिल्ड कर रहा है, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, मैंने भी ये पढ़ा है कि सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं और ये 5 बेसिस न्यूक्लियर कर रहा है। ये देखिए, उसको एडिशनल बेसिस, जैसे मैंने अर्ज किया ना कि वो कैपेबिलिटी अपनी एनहांस कर रहा है, बिकॉज वो फोर्सी कर रहा है कि शायद रूस को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो यूक्रेन में एम्ब्रॉयड हुआ है, तो इस तरह अमेरिका उसका कोई भी फायदा उठा सकता है या हालात की नज़ाकत के मुताबिक सारी चीजें अपने फेवर में टिल्ट कर सकता है। तो मेरा ख्याल है रशिया ने ये एक सिग्नल दिया है थ्रू एक्सप्लॉयटेशन कि हम अभी हमें रूल आउट नहीं करें, हम स्टिल पावरफुल हैं, हम अपनी प्रेजेंस भी जानते हैं, ना सिर्फ इस एरिया में वेस्ट की तरफ। बहुत शुक्रिया एयर कमांडर रिटायर्ड चिश्ती साहब, इट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन दी शो। हमने एक पेचीदा दुनिया को, जंग के साए, मैशत की जो एक कहानी है उसको समझने की कोशिश की। बारह जिस हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।